तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो भी आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी को हम लोग कर रहे थे। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तो देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी अति लघु उत्तरीय प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी, उसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तो देख लिया था। और पार्ट नंबर 6 में आप सभी लोग का आज स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो इसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का यहाँ पर नोट्स दिया जाएगा और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों की सीरीज को कर रहे थे। इस सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 5 तो देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं, जो कि आपको 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ में वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा जो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, वो आपका दिया गया है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्ध्य के तरंगों के नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, 2005 में, 13 में, 14 में, 16 में। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको उत्तर में बताना, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, उत्तर उसका पे लिखना स्टार्ट करोगे। सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे हैं, वो आपकी रेडियो तरंगे हैं, तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे हैं, वो आपकी गामा किरणें हैं। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी गई थी कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम बताइए। तो हमने आपका जो नाम था, मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य की जो तरंगे हैं, वो आपकी रेडियो तरंगे हैं, और तथा जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य की तरंगे हैं, वो आपकी गामा किरणें हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। जैसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर भी था। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है। 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, 2009 में, 14 में, 17 में। तो इसमें हम लोग को बताना है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की जो आवृत्ति होती है, उसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग उत्तर में इस प्रकार से बता सकते हो। सबसे पहले जो आप तरंगे लिखोगे, वो आपकी लिखोगे कि रेडियो तरंगे। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा माइक्रो तरंगे। तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा अवरक्त विकिरण। और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा दृश्य विकिरण। पांचवें नंबर पे आपका पराबैंगनी विकिरण। और छठे नंबर पे आपका एक्स किरणें तथा सातवें नंबर पे आपका गामा किरणें। तो इस प्रकार से इसमें जो हम लोगों ने तरंगों के नाम लिखे हैं, वो आपके आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। यानी कि सबसे पहले जो हम लोगों ने तरंगे लिखी है, वो आपकी है सबसे कम आवृत्ति वाली, उसके फिर उससे ज़्यादा, 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 फिर उससे ज़्यादा। इसी प्रकार से हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम को लिखिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्रम को बता दिया। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। 2022 में आपके क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया है, इससे भी आपको पता होना चाहिए कि पराबैंगनी किरणों के उपयोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला उपयोग बता सकते हो इस प्रकार से। उपयोग फर्स्ट, कि अंगुलियों के निशानों को पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले उपयोग करते हैं पराबैंगनी किरणों को। उसके बाद फिर दूसरा जो आपका पॉइंट है, आप लोग बता सकते हो नकली दस्तावेजों में भी हम लोग पराबैंगनी किरणों के उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए उपयोग में। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। पहला इसमें आपका दिया गया रेडियो तरंगे, दूसरा आपका दिया गया गामा किरणें और तीसरा आपका दिया गया एक्स किरणें तथा चौथा दिया गया आपका माइक्रो तरंगे। तो इसमें आपकी जो 4 तरंगे दी गई हैं वो आगे पीछे करके दी गई हैं। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग को जो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को उनको सेट करना है, यानी कि जो सबसे कम वाला जो सबसे पहले जो तरंग दैर्ध्य होगी उसको हम लोग आगे लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस प्रकार से हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसको सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर इन्हीं चारों में से हम लोग को सबसे पहले जो कम तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगे होंगी सबसे पहले हम लोग उनको लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा वाली को लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा वाली को लिखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला जो नाम आप लोग बताओगे वो आपका हो जाएगा गामा किरणें, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा एक्स किरणें, तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा माइक्रो तरंगे और चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा रेडियो तरंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो तरंगे दी गई थी उनको हम लोग तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए हैं, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। महत्वपूर्ण ये भी था, इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक्स किरणों के प्रमुख 2 गुण तथा उपयोग लिखिए। 2019 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो इसमें आपको एक्स किरणें के 2 गुण भी लिखने हैं और साथ ही में 2 प्रमुख उपयोग भी हम लोग को बताने हैं। तो इसमें हम लोग पहला उपयोग बताओगे कि एक्स किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि ये आवेशित कण नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपकी एक्स किरणें होती हैं वो आपकी वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि ये आवेशित कण नहीं है, इसीलिए आपका ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे उपयोग में, दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे गुण में कि ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट था, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक्स किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि ये आवेशित कण नहीं है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये किरणें आपकी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग याद कर लीजिए। तो गुण आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग उपयोग की बात करेंगे। तो उपयोग में आप लोग बता सकते हो कि पहला उपयोग आप लोग इसमें बताओगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोग एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, और दूसरा पॉइंट आप लोग बता सकते हो कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो एक बार सबसे पहले आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। 2017 में 2023 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, और साथ ही में अनुनादी आवृत्ति जो होता है इसके सूत्र का निगमन किस प्रकार से होता है उसे भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कभी कभी अनुनादी आवृत्ति केवल पूछेगा तो परिभाषा में आप लोग बता सकते हो, और साथ ही में उसका जो सूत्र का डेरिवेशन होता है उसे भी आप लोग करोगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, और साथ ही में बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो आप लोग बताओगे कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं, तब इस स्थिति में ये आवृत्ति जो आपकी होती है वो आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका एक्स एल बराबर होगा एक्स सी के, तो फिर उस स्थिति में जो आपकी आवृत्ति होगी उसे ही हम लोग अनुनादी आवृत्ति बोलेंगे। यहाँ पर जो आपका एक्स एल है वो आपका प्रेरण प्रतिघात है, और जो आपका एक्स सी है वो आपका धारतीय प्रतिघात है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है सबसे पहले। यही यहाँ से ही आप लोगों ने परिभाषा को लिखना है कि जब आपका एक्स एल और बराबर होगा एक्स सी, यानी कि एक्स एल बराबर होगा एक्स सी के, तो उस स्थिति में जो आपकी आवृत्ति होगी उसे हम लोग अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं। और मैंने आपको बताया ही है कि आपका जो एक्स एल होता है आपका प्रेरण प्रतिघात होता है, तथा आपका जो एक्स सी होता है वो आपका धारतीय प्रतिघात होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे सूत्र का निगमन करने में कि एक्स एल बराबर होता है आपका एक्स सी के। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग ये चीज़ लिखोगे। फिर आगे आप लोग को एक चीज़ पहले से पता है कि एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल के, और जो आपका एक्स सी होता है वो बराबर होता है 1 में ओमेगा सी के। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो एक्स एल की जगह पर ओमेगा एल लिख सकते हो, और एक्स सी की जगह पर 1 में ओमेगा सी लिख सकते हो। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। एक्स एल की जगह हम लोग लिख देंगे ओमेगा एल लिख देंगे, और बराबर में फिर हम लोग एक्स सी की जगह पर हम लोग 1 में ओमेगा सी कर देंगे।
फिर आप लोग आगे क्या करोगे, जो आपका एल होगा इसको हम लोग बटे में ले आएँगे और ओमेगा को हम लोग इस साइड में ले जाएँगे। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बटे में एलसी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। अब जब हम लोग स्क्वायर को हटाएँगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो पूरा आपको टोटल में अंडर रूट लग जाएगा, लेकिन अंडर रूट 1 जो आपका होता है उसका मान 1 होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट एलसी, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर हटाया तो फिर यहाँ पर आपका अंडर रूट आ गया। इस प्रकार से आपका हो गया। अब आगे एक चीज़ आपको यहाँ पर और भी पता होना चाहिए कि जो आपका ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर आपका होता है 2 पाई एफ, इस प्रकार से आपका होता है। तो आप लोग चाहो तो ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। तो यही चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख दोगे कि ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट ए एल सी। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग ने ये चीज़ लिख दी तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को यहाँ पर रोक लेंगे और 2 पाई को हम लोग इसको बटे में भेज देंगे। तो हो जाएगा आपका एफ बराबर 1 बटे में आपका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ई एल सी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ये जो आपका सूत्र निकल करके आ गया है, यही आपका अनुनादी आवर्ती का सूत्र है। तो इसे आप लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से समझ लिया होगा कैसे आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रेरण प्रतिघात होता है तथा धारतीय प्रतिघात जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो उस स्थिति में जो आपकी आवृत्ति होती है वही आपकी अनुनादी आवृत्ति कहलाती है, यानी कि एक्स एल बराबर आपका एक्स सी होगा। उसके यहाँ पे एक्स एल का मान आपका होता है ओमेगा एल, एक्स सी का मान होता है 1 बटे में ओमेगा सी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर दोनों जगह पर लिख दोगे। फिर आप लोग क्या करोगे, एल को इसको बटे में ले आओगे और ओमेगा इधर आ जाएगा तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटे में आपका एल सी हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, आपका स्क्वायर हटाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ओमेगा बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट एल सी हो जाएगा। फिर आप लोगों ने ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ लिख दिया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर दोगे। 2 पाई एफ बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट एल सी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एफ यहाँ पर रोक करके 2 पाई को बटे में भेज दोगे। तो फिर हो जाएगा आपका एफ बराबर अपान में 1 अपान में हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो यही आपका जो सूत्र होता है, आपका अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।